सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूं ऑनरेबल माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय कुमार मंडल जी को बधाई देकर। आपके क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है और हो रहा है, दिख रहा है यहां पर, उस पर मैं आपको बधाई देता हूं। और क्योंकि आपने इस तरह की मान्यता दी है, इस तरह से आपने उत्साह सबका बढ़ाया है, मैं समझता हूं उसकी वजह से यह हासिल हुआ है। My congratulations to all graduating students, respect to all the entire faculty. आप सब साइलेंट आर्किटेक्ट्स हैं हमारे देश की उन्नति के। Today is a day of great responsibility. आपकी कमिश्निंग है आज। अभी आपने सुना, आपके वाइस चांसलर साहब ने एक विनती भी की कि आपके यूनिवर्सिटी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर संबोधित किया जाए। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, और जो मैं दिख रहा है मुझको यहाँ, हर चीज से ही तो महसूस हो रहा है कि ये दिस इज अ डिजर्विंग एंटिटी, अ डिजर्विंग इंस्टीट्यूशन जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मान सकते हैं। जब से मैं आया हूं यूनिवर्सिटी के अंदर और तब से अब तक आई हैव सीन एवरीथिंग हैज बीन इन द राइट ऑर्डर। और आप जानते हैं कि मैं फौज का हूं, इंडियन आर्मी का हूं। फौज में हम बहुत अपने सिस्टम्स के ऊपर बहुत जोर देते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट किस प्रकार से फ्लो हो। मैं समझता हूं आपने आज इंडियन आर्मी को भी मात दे दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरा इसको हैंडल किया है। अगर मैं यहां पर इस पूरे इंस्टीट्यूशन में अगर मैं कंट्रोल कर रहा होता इस इवेंट को, तो मैं हूबहू इसी तरीके से करता और कोई नई तरीका अपनाता। ये कहने पर कुछ चंद एक चीजें आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग चीजें नहीं है। एक तो फिल्में बहुत अच्छी लगी हैं आपकी, इंक्लूडिंग द एआई जनरेटेड फिल्म, वंडरफुल। उसी वक्त मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि हम क्यों नहीं लोक भवन में ये चीजें करते हैं, और हम क्यों नहीं इसी यूनिवर्सिटी से अपनाते हैं ये तरीके। वी कैन ऑल्सो मेंश्योर दैट जो हम मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, सोशल मैसेजिंग करना चाह रहे हैं बाहर, जो लोक भवन से मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, वो इसी साधन से करें और आप ही की मदद लेकर करें इन द फ्यूचर। आई ऑल्सो थिंक आपका जो मोटो जो अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, वर्क इज वर्शिप, मैं एडमिट करूंगा कि मैं जब 7वीं कक्षा में था, तब 7वीं कक्षा में मैंने भी अपने स्कूल में अपनी किताब के ऊपर सबसे ऊपर यही लिखा था, वर्क इज वर्शिप। और वो मेरे साथ जिंदगी भर रहा है। रात को अगर 2:30 या 3 बजे मैं इम्तिहान के लिए कहीं पढ़ रहा था और नींद आ रही थी, तो मैं अपने आप को जगाता था और अपने आप को याद दिलाता था, वर्क इज वर्शिप। उसी से हासिल कर सकता है आदमी। जो सो जाएगा 9 बजे और सोचता है कि अगले दिन सब कुछ सही होगा, बेशक बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, मगर ज्यादातर पे औसत तौर पर अगर आप देखें तो इंसान ऐसे होते हैं जो हासिल करते हैं जब कड़ी मेहनत करते हैं। एंड वर्क इज वर्शिप इज द आइडियल स्लोगन फॉर दैट। ये कहकर मैं समझता हूं और भी 1-2 चीजें इसके बारे में कहनी चाहिए कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होने से आप लोग एक्चुअली यू आर ए कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कस्टोडियंस हैं भारत की फूड सिक्योरिटी के। फूड सिक्योरिटी कितना महत्व रखती है दुनिया में, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं। आपकी पीढ़ी कुछ और पीढ़ी है, नई पीढ़ी है। आपके साथ ज्यादातर फैकल्टी जो बैठी है वो भी मध्यम पीढ़ी, मिडिल जनरेशन के हैं। मैं जरा ओल्डर जनरेशन का हूं, 60s 70s। मैं कॉलेज 1969 में एंटर किया था कॉलेज, स्कूल से मैं 68 में पास आउट हो गया था। मैं आपको बताता हूं 60s में खाने पीने का, उत्पादन का कि क्या स्थिति थी भारत में। 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, 67 में एक्चुअली जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो क्या हमने
उसके बाद पाया। उससे पहले अगर आप एक शादी ब्याह में जाते तो आप 40 आदमी से ज्यादा नहीं बुला सकते थे अपने किसी शादी ब्याह में। एक कंट्रोल होता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता था कि शादी ब्याह है घर में, हम 40 लोगों से ज्यादा इन्वाइट नहीं कर रहे। यह स्थिति थी उस वक्त भारत में। आज आप देखो शादियां 3,000, 6,000, 10,000 लोगों की होती हैं। यह क्यों हुआ है? आपकी कम्युनिटी की वजह से। ठीक है, यह आपकी कम्युनिटी की वजह से हुआ है। कोई भी देश, अगर हम समझते हैं कि विकसित भारत 2047 बन सकता है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो आप दोबारा सोच लीजिए। जब तक आपकी फूड सिक्योरिटी स्टेबल नहीं है देश में, तब तक आप आगे कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे। ये याद रख लीजिए। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, और वो याद रखना हर समय, इट विल बी सेल्फ मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चीन के अंदर खाने पीने का उत्पादन बहुत कम था, और 1978 में एक डिसीजन लिया गया। एक नए लीडर आए, जब माओ सेतुंग खत्म हुए तो एक नए लीडर आए, उनका नाम था डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग ने 78 में कहा चीन को मैं आधुनिक बनाऊंगा, और शुरुआत करता हूं मैं एक अभियान के साथ। वो अभियान था, इट वॉज कॉल्ड 4 मॉडर्नाइजेशंस, द 4 मॉडर्नाइजेशंस ऑफ चाइना। उसमें नंबर 1, 2, 3, 4 क्या थे, यह बताता हूं आपको मैं। नंबर 1 पर एग्रीकल्चर, सबसे पहला एग्रीकल्चर। वही चीज जो मैंने आपको बताई विकसित भारत के बारे में, कि जब तक आपका उत्पादन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, वो आपका स्टेबल बेस बन जाता है जहां से सब कुछ उभरता है। वही चीन ने किया। नंबर 2 प्रायोरिटी, टेक्निकल एजुकेशन, जो आप पा रहे हैं यहां पर। आपकी भी जो है टेक्नोलॉजी है जो आप पा रहे हैं यहां पर, टेक्निकल एजुकेशन। तीसरा, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी लेकर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना। आजकल आप देख रहे हैं शंघाई में, आप चीन के ईस्टर्न कोस्ट पे जाइए, शेंजन का इलाका, हांगकांग का इलाका, वहां जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उससे चीन के अंदर 14% ग्रोथ का उत्पादन हुआ था एक जमाने में। और आखिरी चीज, आर्म्ड फोर्सेस। और कहीं कुछ इलाकों में जाएंगे, अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करो। चीन ने यह नहीं किया। चीन ने कहा हम अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल में रखेंगे, स्थिर रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, मगर हम सबसे पहले अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। उस उत्पादन में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। और आपने देखा किस तरीके से 1991 से 1999 तक औसत एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो चीन की थी वो तकरीबन 9 से 10% थी, जिसकी वजह से आज चीन की इकोनॉमी जो है 18 से 20 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। अमेरिका से तब भी 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर कम है, मगर आज 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये एक जरिया इस्तेमाल किया। यही जरिया हम अब कोशिश कर रहे हैं इस्तेमाल करने की विकसित भारत के लिए, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, और ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं इसकी कि टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं, मगर ये उत्पादन के लिए आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसी जनसंख्या बढ़ेगी, आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, आपको और ज्यादा उत्पादन, खाने पीने का उत्पादन करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी उत्पादन करना पड़ेगा। इसी को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की वजह से आपका ग्रोथ और बढ़ेगा। साथ में याद रखिए क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, साथ साथ हो रहा है साथ साथ। और कौन पहचानेगा सबसे ज्यादा? यहां की बिहार, जहां क्लाइमेट चेंज का बहुत असर होता है। नेपाल से नदियां आती हैं उत्तर बिहार में, सदर्न बिहार, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। ऐसे इलाकों में और क्लाइमेट चेंज से
प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगला साल कैसा है, मॉनसून का पीरियड कैसा होगा, ये कुछ नहीं मालूम। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत ज्यादा अहमियत रखती है कि ये ना हो कि कोई एल नीनो इफेक्ट हो जाए या कोई और इफेक्ट हो जाए और एक साल आपका एकदम से आपके जो एग्रेरियन रिजर्व्स हैं, खाने पीने के रिजर्व्स जो आपने रखे हुए हैं, उनमें गिरावट हो जाए। 2-3 साल अगर सूखा पड़ जाए तो उसके अंदर गिरावट हो जाए, उससे आपकी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं सबको कि आपने एक डोमेन ऐसा चुना है जो मनुष्य के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, मनुष्य के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखता है, इतने ज्यादा महत्व रखता है। साथ में भारत को अगर विकसित करना है हमें, तो इस चीज को हमें हर समय ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिरी चीज, मैं जहां भी जा रहा हूं बिहार में, और एक से एक बढ़िया एक मुझे कॉन्वोकेशन दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं स्टैंडर्ड्स, क्वालिटीज, इसके बारे में बातचीत बाहर नहीं हुई है। लोगों को महसूस नहीं किया गया है, कराया गया है कि बिहार के अंदर इतने चीजें अच्छी अच्छी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस तरह से हैं। मैं भी सालों के बाद बिहार आया हूं, अब महसूस कर रहा हूं इसको। मगर मैं समझता हूं कि कहीं पर भी कॉन्वोकेशन एड्रेस, जहां 250, 300, 400 लोग भी बैठे हैं, तो मेरी एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है मेरी, एक सोशल मैसेजिंग देने के लिए। इस सोशल मैसेज 2-3 मिनट में जो मैं कहता हूं हर जगह जाकर, मैंने आपकी एक फिल्म में भी देखा, अभी एक फिल्म के अंदर भी एक इतना बड़ा प्लेकार्ड लगा हुआ था, प्लास्टिक फ्री एयर जोन। और मैं देख रहा हूं आपकी यूनिवर्सिटी में, अभी तक तो मैंने प्लास्टिक कहीं देखा नहीं। सिर्फ प्लास्टिक मैंने वो देखा जो बोतल आई थी मेरे पास अभी इनॉग्रेट करने के लिए। तभी मैं आपको विनती करता हूं, आप सबके पास बोतल रखी हुई है पानी पीने के लिए, उस बोतल को कृपया करके अपने साथ ले जाइएगा, एक जगह पर पक्का करिएगा, एक जगह पर, नहीं तो ये बोतलें पूरे कैंपस में पड़ी होंगी, अगले 2 साल तक कोई उठाएगा नहीं इनको। और मेरा ये कर्तव्य है हर जगह। मैंने पहली चीज लोक भवन में आकर सुबह 6 बजे एक राउंड लिया, हर तरफ मुझे प्लास्टिक मिला, उस प्लास्टिक को उठाया, एक जगह इकट्ठा किया, दबाया। अब प्लास्टिक नहीं है कहीं, पूरे लोक भवन में प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको। मैं चाहता हूं बिहार के अंदर प्लास्टिक फ्री बिहार हो। बिल्कुल, बेशक पानी की बोतलें आपको पीनी पड़ेंगी, मगर इसको डिस्पोज करने का तरीका, स्वच्छ भारत का जो तरीका है वो डिस्पोज करने का एक तरीका है, उसको अपनाइए जरूर। और ना ही आप करिए, बच्चों से कराइए, बच्चों से कराइए। आमतौर पे बच्चे होते हैं जो जाकर अपने माता पिता को कहते हैं कि ये करो, मगर मैं प्लास्टिक के साधन की चीज के अंदर मैं चाहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को हर समय इसके बारे में टोकें और बताएं। अगली चीज, ड्रग्स। बिहार मैं बिहार को एक बॉर्डर स्टेट समझता हूं, क्योंकि हमारे पास भी यहां 7 डिस्ट्रिक्ट आपकी बॉर्डर पे हैं, और जहां पर भी बॉर्डर होते हैं वहां हर वक्त यह खतरा होता है कि कोई ना कोई तरीका लोग अपनाएंगे ड्रग्स को भेजने के लिए, क्योंकि ड्रग्स में पैसा इतना होता है, तो इलीगल तरीके से पैसा बनाना ये कोशिश करेंगे। अब आप देखिए पंजाब में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में कभी ऐसा ना हो। कोशिशें जरूर होंगी, मगर खुद पब्लिक जो है वो ही इनको नाकारा करेगी। जब वही महसूस करेगी, वही बच्चे जब कहेंगे अपने पेरेंट्स को कि हम कभी नहीं अपनाएंगे, पेरेंट्स कहेंगे बच्चों को हम कभी नहीं अपनाएंगे, तब देखिएगा आपका ड्रग्स का खात्मा होगा। ड्रग्स को कभी भी, ड्रग्स, केमिकल्स, किसी तरह के भी सब्सटेंस यूज की जो चीजें हैं उनको मत अपनाइए। और आखिरी चीज मेरी है कहने की आपको टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी एक ऐसी बीमारी है, हमने भारत में, पूरे साउथ एशिया में पोलियो को हटा दिया, कोविड से लड़ लिए हम, 2 साल तक कोविड से लड़ते रहे, और उसके लड़ने के बाद तब भी उभर आए वापस, हमारी इकोनॉमी तब भी 7% पे वापस आ गई। मगर टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको अभी तक हमने दूर नहीं किया है।
और बिहार का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें हमें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये अवेयरनेस बढ़ाने से, जानकारी बढ़ाने से, सबको महसूस करें, मालूम हो कि टीबी कैसे होती है और अगर हो जाती तो उसको कैसे दूर करने का तरीका होता है। आजकल के जमाने में सोशल मीडिया के ऊपर गूगलिंग के साथ इंटरनेट अगर चलाते हैं आप, उस पर एक दफे जाकर 5 मिनट लगाइए, आपको सब खबर मिल जाएगी। वो अपने आसपास के लोगों को बताइए। खास तौर पे अगर किसी को हो भी गया तो सरकार, बिहार सरकार आपके लिए सब कुछ करती है। आप वो तरीके अपनाइए। 3 महीने 6 महीने दवा खानी है, अगर आपको 1 साल दवा खानी है तो पूरा कोर्स करिए। 3 महीने के बाद मन मत करिए उसको। ये सब चीजें अपनाना निहायत जरूरी है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत आला दर्जे का इवेंट था, an outstanding event which was conducted. I am extremely happy to see this, the way it has been conducted. उम्मीद करते हैं कि यही स्टैंडर्ड आप हर वक्त बनाए रखेंगे अपनी हर चीज में, पढ़ाई लिखाई में और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में। बधाई सबको, यहां जितने मौजूद हैं सबको बधाई मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।